हेलो व्यूवर्स। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे अबाउट बर्न, तो बर्न का ऑलमोस्ट सभी हो गया था। पैथोफिजियोलॉजी, ओनली फिजियोलॉजी, इंट्रोडक्टरी, ठीक है। और क्या क्या उसका इफ़ेक्ट होता है अब ऑन कार्डियक सिस्टम, ऑन रीनल फंक्शन, ऑन ब्लड, ठीक है। ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो अभी जिसके बारे में मैं बात करना जा रही हूँ उसके नाम है, वो है मैनेजमेंट ऑफ बर्न। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैनेजमेंट ऑफ बर्न में जो मेनली जो फ्लूइड थेरेपी जो इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। आप सबको पता है कि इसके अंदर फ्लूइड लॉस बहुत ही ज़्यादा होता है। तो फ्लूइड के तरफ किसका मैनेजमेंट का मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो फ्लूइड थेरेपी इन बर्न मैंने पहले ही अपनी 3 से 4 वीडियो बनाई हुई है फ्लूइड थेरेपी के ऊपर। तो उसमें आपको टोटली ओवरऑल बताया गया है कि किस किस तरीके से कौन सा फ्लूइड आपको लेना है और कितने टाइम इंटरवल के अंदर आपको कौन सा फ्लूइड यूज़ करना है। तो वो सब आप फ्लूइड थेरेपी इन बर्न करके मेरे चैनल पे जाके जब डालेंगे तो आपको 4 से 5 वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। तो वो आप वहाँ से चेक कीजिएगा। इसके अलावा जो बाकी का जो चीज़ है वो मैं आपको अभी यहाँ डिटेल में बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले एज ए फर्स्ट एड हम बात करेंगे कि स्टार्टिंग में क्या करते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है कि बर्न छोटा है या बड़ा है। तो देखो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं। मान लो कहीं पे भी आपको बर्न हुआ है, ऑलमोस्ट सभी को कहीं ना कभी थोड़ा बहुत कुछ ऐसा मतलब हो ही जाता है। कहीं किचन में आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे या फिर बाहर भी हल्का फुल्का किसी भी चीज़ से मतलब बर्निंग हमें हुई है लाइफ में कभी ना कभी। तो आपने इतना तो देखा होगा कि कभी आपको जलता है हल्का फुल्का, तो आप स्टार्टिंग में जाके क्या करते हैं, अगर किसी सब्सटेंस से जला है तो पहले आप उसको रिमूव करते हैं और उसके बाद आप क्लीन वाटर से उसको क्लियर करते हैं या फिर आप आइस लगाते हैं। तो ये जो आइस वाली जो एप्लीकेशन है ये खाली स्मॉल बर्निंग के लिए ही यूज़ की जाती है। अगर आपका जो BSC है जो है, अगर वो लेस देन 10% ही अगर हो, ठीक है, कहने का मतलब अगर बर्निंग बहुत ही कम हो तो ही आप कोल्ड ट्रीटमेंट या फिर आइस ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे। अगर आपकी बर्निंग ज़्यादा हो तो आप ये कोल्ड ट्रीटमेंट यूज़ नहीं करेंगे, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, ठीक है। और डायरेक्टली आइस तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती ही होती है। इसके अलावा जैसे बेसिक में मैंने आपको बताया कि मान लो जहाँ पे भी आपको जला है वहाँ पे अगर कोई सब्सटेंस आपको किसी केमिकल से जला है तो आप उसको सबसे पहले रिमूव करेंगे विद ल्यूकवॉर्म वाटर। ल्यूकवॉर्म मतलब हल्का गुनगुना जो पानी होता है उससे आप उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर मान लो कोई क्लोथ का कोई पार्ट वहाँ पे रह गया हो तो वो सब आप उसको साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि क्योंकि लॉस ज़्यादा होता है बॉडी से, यहाँ पे मैं बात करूँगी बड़े वुंड की, क्योंकि छोटे वुंड का आप सबको पता है, आप क्लीन करके आप उसके ऊपर ऑइंटमेंट लगा देते हैं। तो बड़े की बात जब हम कर रहे हैं, सरफेस एरिया जहाँ पे ज़्यादा है, ग्रेटर देन 10 to 15% एरिया है, तो वहाँ की मैं अभी बात कर रही हूँ। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले वुंड को क्लीन करेंगे। वुंड को क्लीन करने के बाद जितने भी आपके कोई भी एक्सटर्नल फॉरेन बॉडीज़ वगैरह जो भी वुंड के ऊपर लगी हुई है आप उसको हटा देंगे। हटाने के बाद क्या करेंगे, आप किसी भी क्लीन सीट लेंगे, कोई भी क्लीन सीट लेंगे, मान लो कॉटन हुआ या फिर कॉटन मेनली प्रीफर किया जाता है, तो कोई भी क्लीन सीट लेंगे, आप उसको बॉडी को कवर कर देंगे ताकि जो हीट लॉस है बॉडी का वो कम से कम हो, ठीक है। और दूसरा क्या करेंगे, मान लो आप ऑब्वियस सी बात है अगर इंजरी ज़्यादा है तो हॉस्पिटलाइज पेशेंट को करना ही करना है। और जनरली मान लो अगर 10% से कम है इंजरी, लेकिन अगर वो इंजरी फेस पे है, जेनाइटल पार्ट्स पे है, हैंड्स और फीट उसके अंदर ज़्यादा कवर हो गए हैं, तो उस केस में भी पेशेंट को मतलब हॉस्पिटलाइज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा चेक किया जाता है कि पेशेंट का रेस्पिरेटरी सिस्टम तो पेटेंट है या नहीं है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कार्डियोपुल्मोनरी के ऊपर कोई दिक्कत तो नहीं हुई है, पेशेंट का रीनल सिस्टम को कितना अफेक्टेड हुआ है, ठीक है। अच्छा, पेशेंट को इससे पहले कोई डिसऑर्डर तो नहीं था, मान लो कार्डियक इशू है या फिर कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस पेशेंट की बॉडी के अंदर हुआ है, तो ये सारे जो क्राइटेरिया हैं ये भी चेक किए जाते हैं, ठीक है। तो अच्छा, मान लो ये भी सबसे मेन, इसके बर्न के पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो रा एरिया होता है वो
एक्सपोज्ड होता है तो उसके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उसकी तरफ भी हमें मेनली ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो कुछ ये वाले इशू थे। उसके बाद था, मान लो अगर पेशेंट, बेसिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपका क्या होगा, तो बेसिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में सबसे पहले आपका क्लीनिंग ऑफ वुंड होगा। क्लीनिंग ऑफ वुंड के बाद आप क्या करेंगे, फ्लूइड थेरेपी इसके अंदर स्टार्ट करेंगे। फ्लूइड थेरेपी का जैसे मैंने आपको बताया कि दिया हुआ है मेन, लेकिन फिर भी मैं आपको हल्का हिंट यहाँ पे देती हूँ। फ्लूइड थेरेपी आप पूरा जो जितना भी BSc आपका निकला है, आपने जितना भी कैलकुलेट किया है, तो उसके हिसाब से आप पूरा जो डेली का लॉस है, जितना आउटपुट है, वो सब मिला के आप उसको कैलकुलेट करेंगे। और कैलकुलेट करने के बाद जितना आपका फ्लूइड आता है उसका हाफ फ्लूइड आप पहले 8 आवर्स के अंदर देंगे। मान लो आपका पर डे के हिसाब से 3 लीटर आया है, किसी पेशेंट को आपको 3 लीटर पर डे के हिसाब से फ्लूइड देना है बॉडी के अंदर, तो आप जो 1.5 है उसको पहले 8 आवर्स में देंगे और नेक्स्ट 16 आवर्स में 1.5 देंगे। इसके बाद जब सेकंड डे की बात आएगी तो सेकंड डे में आप 3 की बजाय 1.5 लीटर ही देंगे। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट है, ये कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट नहीं करना है और कौन सा फ्लूइड देना है, ये आप मेरी वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्लूइड थेरेपी ही बर्न के पेशेंट के अंदर मेनली है। फ्लूइड थेरेपी में आपका प्रोटीन भी आ जाएगा। आपको पता है कि बर्न के पेशेंट में प्रोटीन लॉस ज़्यादा होता है, इसलिए एल्ब्यूमिन वगैरह हमें प्रोवाइड करना कंपलसरी होता है। तो वो या फिर पैक्ड सेल वॉल्यूम पेशेंट को हो सकता है कि BT की ज़रूरत पड़ती हो, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो बर्न का जो पेशेंट होता है उसके अंदर हीमेटोक्रिट लेवल जो होता है वो मतलब कंसनट्रेटेड हो जाता है आफ्टर 2 to 3 days ड्यू टू हीमोलाइसिस। ठीक है, तो उसमें पेशेंट का ऑलमोस्ट आफ्टर 3 to 7 days जो पेशेंट का जो हीमोग्लोबिन लेवल होता है वो डाउन हो जाता है, पेशेंट जो है एनीमिक कंडीशन में जा सकता है। तो उसके लिए पेशेंट को जो है पैक्ड सेल वॉल्यूम PCV जिसको आप बोलते हैं, तो यानी कि BT की ज़रूरत पेशेंट को पड़ सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पूरी मैनेजमेंट आपको पर्टिकुलर तरीके से समझनी पड़ेगी। और बर्न का जो मैनेजमेंट है वो बाकी जो एंटीबायोटिक है, बाकी जितने जैसे एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट है या फिर लोकल एप्लीकेशन के लिए वो एक खाली बेसिक ट्रीटमेंट होता है। जो मेन बर्न का ट्रीटमेंट होता है वो ओवरऑल फ्लूइड थेरेपी का ही होता है। ठीक है, इसलिए मैं बार बार आपको चेक करने के लिए बोल रही हूँ। इसके अलावा लोकल एप्लीकेशन की जहाँ पे मैं बात करूँगी, मान लो ब्लिस्टर्स, जैसे 2nd और 3rd डिग्री में मैंने आपको बताया 2nd डिग्री में मेनली ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाती है। तो आप ब्लिस्टर का क्या होता है, ब्लिस्टर आपको सबसे पहले रप्चर करना होता है, क्योंकि जब तक आप ब्लिस्टर को रप्चर नहीं करेंगे तब तक जो फ्लूइड का कलेक्शन है वो उसके अंदर ही रहेगा और पेशेंट की रिकवरी नहीं हो पाएगी। तो ब्लिस्टर्स को आप रप्चर करेंगे, रप्चर करने के बाद आप उसको अच्छे से क्लीन करेंगे ल्यूकवार्म वाटर से या फिर NS से, जैसा भी पॉसिबल हो आप उसको अच्छे से क्लीन करेंगे। और क्लीन करने के बाद जैसे सिल्वर सल्फाडाइजिन हो गया या फिर सिल्वर नाइट्रेट हो गया 5%, तो या फिर पोविडीन हो गया, इन सब ये जो क्रीम है इनमें से कोई भी एक आप यूज़ कर सकते हैं लगाने के लिए। ठीक है, और प्लस में जैसे पेन काफ़ी होता है ऐसे पेशेंट को, तो कम्बिनेशन में भी आती हैं ये, जैसे लिग्नोकेल जेली के साथ कम्बिनेशन में आता है सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर सल्फाडाइजिन, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट की जो ट्रीटमेंट है उसमें एनाल्जेसिक कंपलसरी होता है डालना। पेशेंट को फीवर की कंप्लेन हो सकती है। ठीक है, 1 to 2 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर आपका बढ़ सकता है पेशेंट के अंदर, इसलिए आपको एंटीपायरेटिक भी देनी चाहिए। और फ्लूइड मैनेजमेंट है, एंटीबायोटिक है। इसके अलावा एंटीबायोटिक मान लो इन्फेक्टेड केस है और मान लो स्टार्टिंग में अगर आपके पास पेशेंट आया है और ग्रेटर देन 10 to 15% PSC उसका इंक्लूडेड है, तो मतलब ये हमारे लिए प्रोटेक्टिव मेजरमेंट बोल दो आप इसको, प्रोटेक्टिव मैनेजमेंट बोलो, या फिर मतलब हम क्या होते हैं पहले जो 3 दिन जो है उसको एंटीबायोटिक डोज देते ही हैं, ताकि इन्फेक्शन अगर नहीं हुआ है तो भी आगे फर्दर केसेस में ना हो। तो इसलिए एंटीबायोटिक भी आप जो सिफेलोस्पोरिन्स है जैसे सेफ्ट्राक्सोन है, तो वो सब आप इसमें अंदर मतलब दे ही दें पहले 3 दिन, उसके बाद आप बंद कर सकते हैं अगर इन्फेक्टेड नहीं हुआ है तो। और बाकी कार्डियक को या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर हमारा आपको लग रहा है कि इफेक्टेड है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आप पेशेंट को इंट्यूबेट कर सकते हैं। ठीक है, इंट्यूबेट करके 100% ऑक्सीजन के ऊपर आप पहले 12 घंटे के लिए पेशेंट को रखें और फीडिंग के लिए NG ट्यूब वगैरह आप
मतलब पेशेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। फीडिंग में आप मिल्क और जो प्रोटीन सूप हो गया, एग सूप हो गया, ये सब आप मेनली प्रीफर करें उसके अंदर, ठीक है, ताकि प्रोटीन की जो रिकवरी है वो बॉडी के अंदर हो। इसके अलावा सीरम इलेक्ट्रोलाइट आप बार बार चेक कराते रहें कि बॉडी के अंदर कौन सी आयन का लॉस है या फिर कौन से आयन का डिसइम्बैलेंस है, तो उसके अकॉर्डिंग आप पेशेंट का जो फ्लूइड है वो रख सकते हैं। इसके अलावा बर्न के पेशेंट को कैथेटराइज करके रखें और उसका डेली का जो आउटपुट कितना हो रहा है, कितना आप इनपुट दे रहे हैं और कितना बॉडी आउटपुट दिखा रही है, तो उन सब के ऊपर मेनली ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, जैसे मान लो मैंने आपको बताया था कि सेकंड और थर्ड डिग्री बर्न के अंदर मेनली कॉन्ट्रैक्चर हो जाता है बॉडी के अंदर, और ख़ासकर अगर बर्न जॉइंट्स के आसपास अगर होता है तो उसमें बेसिकली ज़रूर होता है। तो ऐसे केसेस में जो पेशेंट है उसको आप फिजियोथेरेपी के लिए भी साथ के साथ मतलब एडवाइस करें कि वो फिजियोथेरेपी भी कंटिन्यू करें। चेस्ट के आसपास अगर इंजरी है तो आप उसको चेस्ट फिजियोथेरेपी के लिए भी एडवाइस कर सकते हैं। और बर्न के पेशेंट को आप ट्रीटमेंट के साथ साथ इमोशनल सपोर्ट की भी काफ़ी मतलब रोल होता है, तो आप उसकी जो फैमिली होती है उसको ये चीज़ समझाने की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये तो था ऑल अबाउट मैनेजमेंट ऑफ बर्न। बाकी आप जो फ्लूइड मैनेजमेंट है वो इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आप जाके ज़रूर वीडियोस मेरी चेक कर लें। Thank you so much.